learn aphorism number 4. तो एफोरिज्म नंबर 4 आप लोगों ने पढ़ा। मैंने बोला था कि आज पढ़ के आना। बहुत छोटा एफोरिज्म है। एफोरिज्म नंबर 4, इट इज अ वेरी स्मॉल एफोरिज्म, बहुत लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एफोरिज्म है। तो ये एफोरिज्म सर साउंड नहीं आ रहा है? कम आ रहा है सर। ओके। सो ये जो एफोरिज्म नंबर 4 है, ये बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा एफोरिज्म लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही डीप, बहुत ही गहरा है, जो हमें होम्योपैथिक फिजिशियंस को ये सिखाता है कि आपको क्या करना है, आप इस समाज के क्या लगते हैं। ओके, सो ही इज लाइकवाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। देखो, डॉक्टर हैनीमन ने क्या कहा है कि यू आर द प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ ऑफ सोसाइटी ऑफ पीपल्स if he knows the things that dearrange health। अगर आपको ये सब पता है कि हेल्थ किस तरह से डीअरेंज होगी, क्यों होगी, उसके क्या कॉजेशंस होंगे, उसके पीछे क्या कारण होंगे, एंड कॉज डिजीज। तो डीअरेंज होने के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैनीमन ने इस एफोरिज्म में बताए जो डिजीज को पैदा करते हैं, and how to remove them from persons in the health। और ये आगे हमारा कर्तव्य हैनीमन ने बताया कि आपको क्या करना है, कि आप इसको कैसे रिमूव करेंगे, आप कैसे रिमूव करके पेशेंट को हेल्थ फील्ड से देंगे, और रिमूव करने के लिए क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। दैट इज द नॉलेज ऑफ फिजिशियन। बहुत ही अच्छा एफोरिज्म ये है। कल हमारे स्लाइड्स आगे नहीं ये हो रहे थे, तो आज अभी आपने मुझे बताना है कि ये नेक्स्ट स्लाइड आ रही कि नहीं आ रही। ओके, मैंने नेक्स्ट स्लाइड प्ले की है, आप लोगों को दिख रही है? यस और नो? नेक्स्ट स्लाइड नहीं आ रही सर। नेक्स्ट स्लाइड नहीं आई। ओके, सो इस एफोरिज्म पर से मुझे एक हमारे वेदों का एक मंत्र याद आता है, बहुत ही अच्छा वो मंत्र है। दैट इज द सर्वे भवन्तु सुखी। इस एफोरिज्म का ये अर्थ है, शायद डॉक्टर हैनीमन को ये पता होगा कि हमारे वर्ड में कहीं एक किताब लिखी हुई है, दैट इज द वेदास, और जिसमें ये एक श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखी, और उस बेस पे एफोरिज्म लिखे गया जो एफोरिज्म नंबर 4 है। तो सर्वे भवन्तु सुखी, इसका बहुत ही अच्छा मीनिंग है जो एफोरिज्म नंबर 4 में छुपा है, कि हमें सभी को सुखी, मतलब सुखी करना है, हेल्दी करना है, सभी को हेल्दी रखना है। फिर उनको हेल्दी रखने के लिए हमें क्या क्या करना है, किस किस बातों का नॉलेज होना जरूरी है, ये इस एफोरिज्म हमें सिखाता है। तो सर्वे भवन्तु सुखी, इसका मीनिंग आपको सबसे लास्ट में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये श्लोक और एफोरिज्म नंबर 4 कितना सिमिलर है। ओके, सो he is likewise a preserver of health if he knows the things that derange health and cause disease, and how to remove them from person in health। So this aphorism emphasizes the dual role of physician। हमें रोज हर एफोरिज्म में हैनीमन हमें
कुछ गाइडलाइंस दे रहे हैं, कुछ गाइड कर रहे हैं कि आपको फिजिशियन कैसा होना चाहिए, आपको कैसे बनना है। ओके, सो यहाँ पे भी इस एफोरिज्म में भी तो रोल फिजिशियन के हैनेमन ने बताया, ही इज अ डिटेल, हियर इज अ डिटेल एक्सप्लेनेशन इन सिंपल टर्म्स। जो भी इसमें जो टर्म्स है मैं आपको बताता हूं, जैसे कि प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, rearrange health, causations of disease and how to remove it, then the health of the person। ये जो पॉइंट्स है हम यहाँ पे थोड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, फर्स्ट पॉइंट, तो वी आर द प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। तो फिर हमें पेशेंट्स की, लोगों की हेल्थ किस तरह से प्रिजर्व करना है। सो रोल ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, वी आर द healthcare provider, that means we are the best persons, क्योंकि हम लोगों को उनकी हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। सो बियॉन्ड ट्रीटिंग डिजीजेस, a healthcare provider's role include preventing illness and maintaining health। तो हमारा रोल इतना ही नहीं है कि ओनली ट्रीट करो, पेशेंट को ट्रीटमेंट दो और डिजीज क्योर करो। हमारा रोल उसके पहले ये भी है कि प्रिवेंशन किस तरह से की जाए। अगर हम प्रिवेंटिव डॉक्टर भी बनते हैं, प्रिवेंटिव पेशेंट को इलनेस होने के पहले कुछ प्रिवेंशन के टिप्स भी दे देते, प्रिवेंशन का नॉलेज भी देते, तो बहुत सारे लोग बीमार होने से ही बच जाएंगे। और ये जो पॉइंट है प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ ऑफ द फोर्थ एफोरिज्म, मतलब फोर्थ एफोरिज्म आप देखो कितना इंपॉर्टेंट है। शायद इसका ही बेस लेके डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर ने अपने जो उन्होंने जो सिस्टम निकाली है होम्योपैथिक प्रैक्टिस की, दैट इज द प्रिडक्टिव होम्योपैथी। और शायद प्रिडक्टिव होम्योपैथी ये नाम भी इस एफोरिज्म से लिया है सर ने, और इस एफोरिज्म के बेस पे प्रिडक्टिव होम्योपैथी नाम दिया है, क्योंकि वी आर द प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, क्योंकि हमारा एक रोल ये भी है लोगों को डिजीज से प्रिवेंट करना। सो रोल ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर beyond treating diseases, a healthcare provider's role include preventing illness and maintaining health। तो आप देखो कोरोना पीरियड में कितने सारे गैजेट्स आए थे, कितने सारे जो सरकार की तरफ से, मीडिया की तरफ से, जो भी डॉक्टर्स है उनकी तरफ से कितने सारी एडवाइजरीज लोगों के लिए निकली थी कि भाई आपको क्या करना है, डिजीज को कैसे प्रिवेंट करना है, आपको हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, आपको ट्रीटमेंट क्या करना है, कहाँ फर्स्ट अप्रोच करना है। कितने सारे एडवाइजरीज किस लिए? तो ओनली प्रिवेंशन के लिए। और जब पेशेंट सफर होता है तो उसके बाद तो रोल ऑफ डॉक्टर होता ही है ट्रीटमेंट का, लेकिन उसके पहले इलनेस को, डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए भी डॉक्टर हैनेमन ने इस एफोरिज्म में कहा है। सो अगर हम प्रिवेंशन पहले करते हैं तो भी हम बहुत सारे लोगों को इल होने से बचा सकते हैं। एंड आफ्टर दैट मेंटेनिंग द हेल्थ, फिर आपका रोल वहां पे आ जाता है कि आप एक अच्छे फिजिशियन के तौर पे आप उसकी पूरी जानकारी लेके, दैट मीन्स हिस्ट्री लेके आप उनको मेडिसिन दो और उनको ट्रीट करो, क्योर करो। ओके, सो दिस इज द रोल ऑफ फिजिशियन, जो हैनेमन ने कहा है कि यू आर द प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। देन द सेकंड पॉइंट, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग हेल्थ डिअरेंजमेंट्स। हमें ये चीज समझनी है कि हेल्थ डिअरेंज क्यों होती है, हेल्थ में गड़बड़ी क्यों होती है। तो उसके जो फैक्टर्स है वो अगर हमें पता है और वो सब फैक्टर्स का नॉलेज हम पेशेंट को देते हैं। हमारा काम ओनली इतना नहीं कि पेशेंट आया उसको ट्रीट करो, मेडिसिन लिख के दो या फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो, पेशेंट को जाने दो। नो, वी आर द फिजिशियंस। हमारा रोल बहुत बड़ा होता है समाज के लिए। यही हैनेमन इस एफोरिज्म से बताना चाह रहे हैं कि आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए और वो नॉलेज आप पेशेंट को बताया करो, पेशेंट को हिंट्स दिया करो, ताकि पेशेंट उस चीज से
वो चीजें उनको समझ में आए और वो अपने आप को डिजीज होने से बचा सके। इसीलिए डॉक्टर विजयकर सर ने प्रिवेंशन और प्रिडक्शन कैसे करना ये नॉलेज दिया है कि आप पहले ही पेशेंट को बता सकते हैं कि आपको किन किन चीजों से प्रॉब्लम होने वाला है, क्या क्या चीजें सामने आने वाली, मतलब क्या क्या सिम्टम्स आगे आने वाले हैं, कौन से डिजीज के सिम्टम्स होंगे, कौन से डिजीज के सिम्टम जाएंगे। दिस इज द प्रिडक्शन। तो ये सब आते हैं इस पॉइंट के अंडर, अंडरस्टैंडिंग हेल्थ रीअरेंजमेंट। सो थिंग्स दैट रीअरेंज हेल्थ, this means identifying factors that can disturb a person's health, such as poor diet. आप देखो पुअर डाइट की वजह से कितने सारे लोग सफर होते हैं। बहुत से बच्चे अभी एक जस्ट मेरे पास एक बच्चा आया, उस मदर ने एक कंप्लेंट किया कि मेरे बच्चे ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, इसको भूख ही नहीं लगती। ऐसा क्यों होता है? इसे बहुत जोर जबरदस्ती से खाना खिलाना पड़ता है। और वो जो बच्चा था एकदम वीक, उसके छोटा सा बच्चा, एक 4-5 साल का बच्चा है, और जिसके आईज के अराउंड पूरा ब्लैकनेस, पूरे चिक्स अंदर गए हुए, इतना वीकनेस, इमेशिएटेड चाइल्ड, खाना ही नहीं खाता है। जब मैंने उसकी हिस्ट्री लिया तो मदर ने बताया कि इसको आफ्टर बर्थ इसको हेपेटाइटिस हुआ। नियर अबाउट 1.5 month he was admitted in hospital for that jaundice. तो तब से इसकी एपेटाइट ही नहीं है। मदर मिल्क भी बहुत थोड़ा थोड़ा ये पीता था। तो दिस इज द बिकॉज ऑफ दैट डिजीज, बट द डाइट इज वेरी पुअर। ये है। देन जिन लोगों को अच्छा खाना ही नहीं मिलता, क्वालिटी ऑफ फूड अच्छी नहीं होती, उनमें भी डिजीजेस होते हैं, एनीमिया है या फिर बहुत सारे डिजीजेस उनमें होते हैं। तो ये चीजें भी हमें हमारे नॉलेज में होनी चाहिए, जो हम पेशेंट को एक्सप्लेन कर सके, पेशेंट को बता सके। क्योंकि बहुत सारे चीजें लोगों को पता होती है लेकिन फॉलो नहीं करते। लेकिन जब वो किसी के मुंह से ये सुनते हैं, जैसे कि हम फिजिशियन, उनके फैमिली डॉक्टर्स है, और वो जब उन्हें एडवाइस करते हैं कि ये चीजें आपको करनी ही है, ये कंपलसरी, हम जब उनको बताते हैं तब वो चीजें फॉलो करते हैं। इसीलिए हैनेमन ने ये एफोरिज्म 4 में दिया है, अंडरस्टैंडिंग द हेल्थ अरेंजमेंट में, कि हमें क्या क्या पेशेंट को एडवाइस करने हैं। सो पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बहुत से लोग हैं, क्योंकि अभी जो रिचनेस हमारे कंट्री का बढ़ा है, तो बहुत सारे लोग बहुत ही सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, कहीं एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सारा दिन टीवी, मोबाइल, है ना, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, और जिनका एक्सरसाइज बहुत कम होता है। तो इस वजह से भी डिजीजेस बढ़ना शुरू हो जाता है। सो लैक ऑफ एक्सरसाइजेज, ये सब चीजें हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करनी है कि आपको किस तरह से रहना है, किस तरह से आपका डेली रूटीन होना चाहिए, ताकि आप प्रिवेंशन कर सके। देन स्ट्रेस, यस, एवरीवन इन द वर्ल्ड इज हैविंग स्ट्रेस। हर किसी को किसी ना किसी प्रकार का स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस फैक्टर्स, ये तो हमारा बहुत मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंटल्स का, कि हमें मेंटल्स लेने होते हैं, तो हमें ऑलरेडी ये चीज, सब चीजें पता चल जाती है कि इसके लाइफ में क्या हो रहा है और कौन सा, किस बात का कौन सा स्ट्रेस है। तो ये सब चीजें जब हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे, तब पेशेंट उस चीज से अवेयर होगा, और वो हो सकता है कि यही चीजें जब रिकवरी में ऑब्स्टेकल्स बनते हैं, अगर वो इसे समझता है, फॉलो करता है, तो वो चीजें भी ऑब्स्टेकल्स निकल सकते हैं। इसीलिए ये सब पॉइंट्स हमें रिकवरी में भी काम में आते हैं और प्रिवेंशन में भी काम आते हैं। सो ट्रेस, देन एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स और इन्फेक्शियस एजेंट्स। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस हो रहा है, एक बहुत ही मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, वैसे ही टॉक्सिन्स का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो बहुत सारे लोग, अभी नए नए बच्चे बहुत सारे ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, इवन स्मोकिंग, टोबैको, बहुत सारे टॉक्सिन्स उनके बॉडी में जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ बिगड़ जाती है, हेल्थ डीअरेंज हो जाती है। तो इन सब चीजों से हमें, इन सब चीजों का नॉलेज हमें पेशेंट को देना है जब वो हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं। और यही हैनेमन ने बताया कि आपका रोल क्या है, आपको क्या करना है एज अ फिजिशियन। ओके,
देन अनहेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस। बहुत से लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि जिस वजह से बहुत सारे डिजीजेस क्रिएट हो जाते हैं, कि बहुत सारे लोग, जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज इट इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, है ना, हार्ट अटैक्स, ये सब बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जो लोग अपने आप को बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही रिच समझते हैं, लेकिन उनके हैबिट्स बहुत बुरे होते हैं, जिस वजह से वो सफर होते हैं। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग हेल्थ रीअरेंजमेंट। ये सब चीजें हमें समझनी है, ये सब चीजें हमारे नॉलेज में होनी चाहिए। जो हैनेमन ने बोला है कि इफ यू आर अ गुड prescriber, good physician, then you must know these all things. Okay. Then cause of disease, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हर डिजीज का कॉज हमें पता होना चाहिए। सो डिजीज कॉजेस, दिस कैन इंक्लूड pathogens like bacteria, viruses, fungi, genetic predispositions, environmental factors, poor hygiene, chronic conditions like miasm, etc. तो आप देखो कोविड पीरियड में हर किसी को पता हो, बिकॉज ऑफ द मीडिया, बिकॉज ऑफ द डॉक्यूमेंटेशंस की वजह से सब, हर पर्सन को ये पता चल गया था कि कोविड कैसे होता है, कोविड क्यों हो रहा है, कोविड कैसे फैल रहा है। इसलिए हर पर्सन प्रिकॉशन ले रहा है। कितनी प्रिकॉशंस उस पीरियड में ली गई, कितने मतलब हर चीज जब बाजार से घर में आती थी, कोई भी पर्सन बाहर से घर में आता था तो सब स्प्रे करके, जो भी जो क्या बोलते उसको, हैंड वॉश या फिर हर चीज धो के घर में ले लिए जाती थी। मतलब कितना हाइजीन मेंटेन उस पीरियड में हो रहा था। लेकिन अगर हम हमारे डेली के रूटीन में ये सब चीजें करते हैं, ये सब चीजें हमें पेशेंट को समझानी है कि भाई आपको हाइजीन मेंटेन कैसे करना है, कॉजेशन ऑफ डिजीजेस क्या होते हैं और उनको कैसे हम दूर रख सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें पेशेंट को समझानी है। देन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, बहुत से पेशेंट्स होते हैं जिनमें जेनेटिकली ही वो डिस्पोजिशंस आए हुए होते हैं और वो किसी ना किसी कॉजेशन की वजह से, स्टिमुलेशन की वजह से दैट जीन्स गेट स्टिमुलेटेड और डिजीज प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब चीजें हमें पेशेंट को समझानी है कि आपके जनरेशन इसमें, आपके जो पूर्वज है उनमें ये प्रॉब्लम थे, वही जीन्स आप में कैरी ऑन हुए, तो आपको इन बातों से कैसे बचना है। तो ये सब चीजें अगर एफोरिज्म नंबर 4 में हनीमन ने बताया, तो हम इसका मतलब हम एक काउंसलर भी कितने अच्छे हो सकते हैं अगर हम ये सब चीजें समझते हैं। तो पेशेंट को एक काउंसलिंग पार्ट भी हम हमारे डेली के प्रैक्टिस में रख सकते हैं कि भाई आपको काउंसलिंग लेना है कि ट्रीटमेंट करना है, आपको किस तरह से प्रिवेंशन करना है, ये सब हम चीजें समझा सकते हैं। आपको क्या क्या लाइफ में प्रिवेंशन करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, आपको किस तरह से लाइफ को सरवाइव करना है, ये सब चीजें समझाने के लिए एफोरिज्म नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम गहराई से समझते तो हर चीज हम पेशेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस हो गए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से किस तरह से डिजीज प्रोग्रेशन होता है, लोग अफेक्ट होते हैं, डिजीज फैलते हैं, जैसे कि इपिडेमिक्स वगैरह। इन सब चीजों का नॉलेज हमें पेशेंट को देना है। देन क्रॉनिक कंडीशन, जैसे क्रॉनिक डिजीजेस है जो ऑलवेज बिकॉज ऑफ माइजम्स होते हैं, तो माइजम के मतलब माइजम का भी नॉलेज, माइजम के बारे में हम अगर समझ सकते हैं अच्छे, तो पेशेंट को भी इसकी आइडिया हम दे सकते हैं कि ये चीजें होती है डिजीज होने के लिए। तो हम आपके जो मतलब फैमिली हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री में हम क्लियरली देख सकते हैं कि कौन से माइजम डोमिनेटिंग है, तो इनमें जो माइजम प्रीडिस्पोजिंग आए हुए हैं उनको हम कैसे कंट्रोल में रख सके। ओके, तो ये होता है एफोरिज्म नंबर 4 का कॉजेशन ऑफ डिजीज, जो हमें अच्छी तरह से समझना है ताकि हम पेशेंट को इसका नॉलेज दे सके, एक्सप्लेन कर सके। एंड last point, that is the removal of health threats. Yes, removal of health
थ्रेट्स। तो ये रिमूव हेल्थ थ्रेट्स कैसे रिमूव करना है, इसके लिए पेशेंट को क्या एडवाइस करना है, पेशेंट को क्या बताना है। तो रिमूविंग हेल्थ थ्रेट्स, दिस इन्वॉल्व्स taking action to eliminate to mitigate the factors causing harm, such as promoting a balanced diet। तो ये जो थ्रेट्स होते हैं, हेल्थ थ्रेट्स, जिसकी वजह से पर्सन सफर होता है, उसको हम कैसे दूर रख सकते हैं, खुद को उनके उनसे उस थ्रेट से खुद को कैसे बचा सकते हैं। सो प्रोमोटिंग अ बैलेंस्ड डाइट, then encouraging regular physical activities, providing stress management techniques। yes, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है। बहुत से लोग होते हैं जो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस सफर होते हैं। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम हो गया, लेकिन उनके ऊपर इतना स्ट्रेस होता है कि इतना सारा काम उनको दिया जाता है। कोरोना पीरियड में आपने देखा होगा कि जो इंजीनियर्स बच्चे हैं वो कितने घंटों तक बैठे रहते थे, काम करते थे, फिर भी उनका काम कंप्लीट नहीं होता था। तो वो एक स्ट्रेस उनके माइंड पे 24 आवर्स होता था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को विजन के प्रॉब्लम्स आए, सिटिंग के वजह से वेट गेन के प्रॉब्लम्स आए, डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स आए। ये बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। एंगर, इनडाइजेस्टिबल एंगर, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, इनडाइजेस्टिबल एंगर सप्रेस होने की वजह से बहुत सारे बच्चे उस पीरियड में एसिडिटी, गैस्ट्रिक अपसेट्स के प्रॉब्लम लेके आते थे। बहुत सारे माइग्रेन, हेडेक के पेशेंट्स बढ़ गए थे, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड कंटिन्यूअस वर्किंग। सो दिस इज प्रोवाइडिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो इस पीरियड में अगर हम पेशेंट को बताते हैं कि आपको किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज करना है, आप खुद को आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद खुद को रिफ्रेश करो। कुछ जो भी जोकिंग थोड़े थोड़े छोटे क्लिप्स होते हैं वो देखो, खुद को रिफ्रेश करो, थोड़ा सा घूम के आओ, थोड़ा सा गार्डन में जाओ, है ना। तो इस वजह से आप खुद को रिफ्रेश करेंगे और आपको आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम हो जाएगा, जो आपके बॉडी को सफर करता है। ओके, देन ensuring clean and safe environment। yes, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सराउंडिंग्स में जो भी क्लाइमेट होता है या फिर जो भी सब चीजें होती है वो अगर हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, या फिर जो भी एटमॉस्फेयर है वो क्लीन हेल्दी नहीं है, तो यू माइट बी सफर। यस, आपको वहां सफर होने के बहुत चांसेस है। इसीलिए ऑलवेज बी रिमेन इन अ हेल्दी एटमॉस्फेयर। तो ये सब चीजें हमें समझानी है। देन एजुकेट ऑन हाइजीन प्रैक्टिसेस। तो हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, खुद को हाइजीनेटिक कैसे रखना है, ये हमें इस एफोरिज्म से सीखना है। और ऑलवेज ये टिप्स हमें पेशेंट को देना है विद द ट्रीटमेंट। एंड लास्ट, प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव एक्शंस क्या हमें लेना है? रेगुलर चेकअप्स, पेशेंट को हमें ये चीजें समझानी है। रेगुलर चेकअप्स आपको लेने हैं। देखो आजकल एक पैटर्न, एक फैशन लोगों के बीच में आई है कि हर साल अपने बॉडी के सभी इन्वेस्टिगेशन किया करो। ब्लड टेस्टिंग, MRI, CT स्कैन, जो भी टेस्ट है वो करो, और वो करके आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप हेल्दी है कि नॉन हेल्दी है। तो ये एक पैटर्न लोगों में अभी बढ़ते जा रहा है। ये लोगों में ही नहीं, तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस है, प्राइवेट ऑफिसेस है, कंपनीज है, जो अपने वर्कर्स, उनके एम्प्लॉयज के हर टेस्ट करवा लेते हैं। अभी एक परसों की एक बात है, मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड जो SBI में DM है, उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की लिस्ट मुझे भेजी कि सर आप इसे चेक करके प्लीज मुझे ये रिपोर्ट समझाइए, बताइए कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो वो सब रिपोर्ट पढ़ने को ही मुझे 1 घंटा लगा। इतने बड़े, इतने सारे रिपोर्ट्स उन्होंने कर लिए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। MRI, CT स्कैन, चेस्ट का सोनोग्राफी, ब्लड के सब टेस्ट, यूरिन के सब टेस्ट। देन
गैस्ट्रोस्कोपी सब करवा लिया और उसमें कुछ भी नहीं निकला। सिंपल सा एक प्रॉब्लम निकला, दैट इज द एनीमिया। एज भी उनका 9 पर ग्राम परसेंट था और उनको खाली एनीमिया था, बाकी सब ओके। तो ये एक सिस्टम कंपनीज में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में निकली है, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज करवा ले रही है। तो यही हमें पेशेंट को समझाना है कि आपको प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे लेना है। आपको अगर खुद को हेल्दी रखना है तो ओनली मेडिसिन ही आपको हेल्दी रख सकते हैं, ऐसा नहीं। बहुत सारी चीजें होती है जो आपको हेल्दी रख सकते हैं। सो रेगुलर चेकअप्स, वैक्सीनेशन, यस वैक्सीनेशन। अब होम्योपैथी में वैक्सीनेशन का नहीं बोला है, हैनेमन ने बोला है कि वैक्सीनेशन से बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन, ये पॉइंट हमें पेशेंट को पूछना है कि आपने वैक्सीनेशन किया है क्या, फिर वैक्सीनेशन के बाद आपको कोई प्रॉब्लम्स आए क्या। जैसे कि अभी बहुत सारे पेशेंट ये कंप्लेंट करते हैं कि हमने जब से कोरोना वैक्सीन लिया है तब से हमें हार्ट का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, कंप्लीट वीकनेस तब से जा ही नहीं रहा, घुटनों का प्रॉब्लम आ गया, जॉइंट्स का प्रॉब्लम आ गया। ये सब प्रॉब्लम आफ्टर द वैक्सीनेशन बढ़े। तो हमें ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि ताकि हम पेशेंट को इस बात का नॉलेज दे सके, ये बात हम पेशेंट को बता सके कि भाई वैक्सीनेशन के बाद अगर ये हुआ है तो डेफिनेटली दिस इज बिकॉज ऑफ दैट वैक्सीन। सो वैक्सीनेशन हमें पूछना है, पेशेंट को इसके लिए अवेयर करना है। देन हेल्दी एजुकेशन, देन and early intervention can prevent disease from developing or worsening. Yes, तो ये सब चीजें हमें समझना है और ये हमारे ऑलवेज हमारे माइंड में होनी चाहिए कि पेशेंट आया ओनली उसको लिख के दो या फिर ट्रीटमेंट मेडिसिन दे दो, इतना ही हमारा काम नहीं। हमारा काम हैनेमन ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है एफोरिज्म नंबर 4 में कि किस तरह से फिजिशियन को नॉलेज होना चाहिए और फिजिशियन का वर्क होना चाहिए। फिजिशियन का जब पेशेंट सामने आता है तो फिजिशियन ने क्या करना चाहिए। सो इन द एसेंस, the aphorism highlights the importance of the both knowing what can harm health and actively working to prevent those harms, thus preserving and promoting overall well-being. ये अगर हम समझते हैं और पेशेंट को, लोगों को समझाते हैं तो यस डेफिनेटली वी बिकम अ प्रोमोटर, preserver and the preventive doctor. Okay, so preventive physician अगर ये है तभी सर्वे भवन्तु सुखी, तभी हम सभी को सुखी रख सकते हैं, सुखी देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द एफोरिज्म नंबर 4। अब ये आप लोगों को कैसा लगा, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यस यस बोलिए। यस डॉक्टर प्रवीण। हॅलो हॅलो बोल। नाही काही नाही। ओके ओके, सो किसी को कुछ बोलना नहीं है, कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, डाउट्स है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। कल हम देखेंगे एफोरिज्म नंबर 5। तो एफोरिज्म 4 सभी को अच्छी तरह से आई थिंक समझ में आ गया। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।